प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला भारतीय आयुध कारखाना पुर्तगाली कंपनी द्वारा वर्ष 1712 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों ने वर्ष 1775 में आयुध निर्माणी बोर्ड की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी। आयुध निर्माणी बोर्ड सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन संगठन था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। व्याख्या से इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 से आयुध निर्माणी बोर्ड को समाप्त करने का आदेश जारी किया है तथा इस आदेश को लागू होने के पश्चात ओएफबी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसकी संपत्ति, कर्मचारियों तथा प्रबंधन को 7 नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अन्य रक्षा उपक्रमों में स्थानांतरित कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। आयुध निर्माणी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के नियंत्रण में एक संगठन था, जिसमें 41 भारतीय आयुध कारखाने शामिल थे। पहला भारतीय आयुध कारखाना डच कंपनी द्वारा वर्ष 1912 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों ने वर्ष 1775 में ओएफबी की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी। ओएफबी की संचालन प्रक्रिया समाप्त होने के पूर्व यह सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन संगठन तथा भारत का सबसे पुराना संगठन था। यह जल, थल तथा वायु प्रणाली के क्षेत्रों में उत्पाद श्रृंखला के अनुसंधान, विकास, उत्पादन, परीक्षण, विपणन तथा रसद का कार्य करता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है और इसीलिए विकल्प सी इसका क्या था? सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। एल्डर लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सूचना, मार्गदर्शन, समर्थन तथा हस्तक्षेप जैसी सेवाएं प्रदान करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही होंगे? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसमें दोनों ही कथन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या से समझ लेते हैं। एल्डर लाइन एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन है। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान तथा राज्य सरकारों के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित किया गया है। इसे गैर आपातकालीन सेवा के तहत वर्गीकृत किया गया है। एल्डर लाइन 14,567 एक टोल फ्री नंबर है, जिसका संचालन सप्ताह के 7 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा तथा काम के घंटों का विस्तार निष्कर्षों तथा आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी वर्तमान में राज्यों के साथ एल्डर लाइन का संचालन कर रही है। इसके तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी राज्य एजेंसियां, राज्य विभागों तथा जिला पदाधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करेंगी। वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को मोटे तौर पर सूचना, मार्गदर्शन, समर्थन तथा हस्तक्षेप जैसी 4 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। यह हेल्पलाइन सभी राज्य विभागों के सहयोग से महामारी जैसी आपात स्थितियों में वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा आवश्यकताओं, भावनात्मक समर्थन तथा अन्य संबंधित जरूरतों के लिए सही और समय पर जानकारी प्रदान करती है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। रेबीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अत्यंत घातक किंतु रोकथाम योग्य जीवाणु जनित रोग है। इस रोग में संक्रमित मनुष्य जीव का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन क्या होगा सही? केवल 2। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर वर्ष 2030 तक
कुत्तों से होने वाली रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है। कार्य योजना का मसौदा मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। रेबीज एक अत्यंत घातक किंतु रोकथाम योग्य विषाणु जनित रोग है जो लाइसा वायरस के कारण उत्पन्न होता है। यह रोग किसी संक्रमित जानवर के काटने या खरोंचने से मनुष्यों तथा पालतू जानवरों में फैलता है। यह अधिकतर चमगादड़, रैकून, लोमड़ी, कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि में पाया जाता है। इससे होने वाली कुल वैश्विक मौतों में 33% भारत में दर्ज की जाती है। इसका वायरस संक्रमित मनुष्य या जीव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका वायरस केवल स्तनधारियों को प्रभावित करता है। उचित चिकित्सा देखभाल न मिलने की स्थिति में यह मानसिक रोग तथा अंततः मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही था और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेंटानल आर्द्रभूमि अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ईरान और मैक्सिको। सही उत्तर है ब्राजील। व्याख्या से इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। पेंटालन दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के भौगोलिक केंद्र में स्थित है। इस प्राकृतिक क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि क्षेत्र तथा बाढ़ प्रभावित घास के मैदान शामिल हैं। इसका अधिकांश भाग ब्राजीलिया राज्य के माटो ग्रोसो डो सुल क्षेत्र में स्थित है, किंतु इसका कुछ भाग माटो ग्रोसो की सीमा से संलग्न बोलिविया और पराग्वे तक विस्तृत है। यहाँ एक विशाल आंतरिक नदी डेल्टा का निर्माण होता है, जिसमें आसपास के पठारी क्षेत्र से प्रभावित होने वाली कई नदियाँ अपने तलछट व कटाव अवशेषों का निक्षेपण करती हैं तथा विलीन हो जाती हैं। पेंटानल पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी और स्वास्थ्यप्रद आबादी में से एक जगुआर का घर है। लंबे समय से सूखे के बाद विनाशकारी वनाग्नि ने पेंटानल जगुआर के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। एप्पल स्नेल पेंटानल पारिस्थितिकी तंत्र की कीस्टोन प्रजाति है। इस प्रकार विकल्प 20 का सही उत्तर था। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2001 में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपको ठीक लग रहे हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। लेकिन व्याख्या से इसको थोड़ा देख लेते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद रक्षा मंत्रालय के तहत निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों तथा पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने का कार्य करती है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। इसे कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप गठित किया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3 सेवाओं के लिए लगभग 13,165 करोड़ रुपए के अनुमानित पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत प्रमुख प्रस्तावों में हेलीकॉप्टर, निर्देशित युद्ध सामग्री तथा रॉकेट आयुध शामिल हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, तब विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।